वेलकम टू द सरताज अकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में आप सब व्यस्त होंगे। तो आइए आज देखते हैं आज एडिटोरियल पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है, जो बीपीएससी के नए मॉडल प्रश्न पत्र पे ये आधारित है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज सेट नंबर जो है 14 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के जो 5 तक का प्रैक्टिस सेट है यानी 5 ऑप्शन वाला, इसे अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के इसे देख सकते हैं। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन आए। इसमें जो टोटल सेट है वो 15 सेट है, जिसमें कि यानी 15वां जो सेट है वो हिंदी का दिया हुआ है इसमें। तो आइए देखते हैं 14 नंबर, उसके बाद जो है 12 और जो है 13 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला जो है क्वेश्चन नंबर क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है। बताना है कि द्वितीय जो संस्थापक माना जाता है मराठा साम्राज्य का, ये किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, दूसरा है बालाजी बाजीराव, तीसरा है बालाजी विश्वनाथ और चौथा ऑप्शन है माधवराव और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा किया गया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। जो आदि ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी 1866 ईस्वी में जो ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और उसके बाद एक शाखा और बना भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है किस शासक के काल में हुआ। बताना है जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था ये किस के शासनकाल में हुआ था। तो ये हो जाएगा लुईस 14वां के शासनकाल में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका है। तो बताइए कि राजा राम मोहन राय द्वारा रचित जो पत्रिका है वह कौन कौन पत्रिका है। तो वो हो जाएगा यानी इसके द्वारा जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। संवाद कुमुदी भी राजा राम मोहन राय के द्वारा यानी ये रचित पत्रिका है। उसके बाद मिरातुल अखबार हो जाएगा, ये भी हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये संवाद जो कुमुदी था, ये संवाद कुमुदी यानी ये हो जाएगा बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। और ये मिरातुल जो अखबार है ये फारसी में जो है यानी ये प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था। बताना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था। तो ये हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी के द्वारा जो है यानी सुझाया गया था। ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहेगा तो कब हुआ है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया था। फिर बाद में दादा भाई नेहरू जी के कहने पे इसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। बताना कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। तो हो जाएगा ये अल्मेडा। तो ध्यान रखिएगा ये अल्मेडा जो है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो है बनकर आया था और इसी के द्वारा जो है ब्लू जो है वाटर पॉलिसी की नीति चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य जो है किया गया था। बताना कि किस अधिवेशन में यानी जो है प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। ये हो जाएगा जो 41वां अधिवेशन हुआ था उसी में। ये 41वां अधिवेशन कब हुआ था।
तो ये हो जाएगा 1926 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है गुवाहाटी में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो बताना है कि किस वायसराय ने जो है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का नीति जो है का पालन किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड जॉन लॉरेंस, यानी सर जो है जॉन लॉरेंस के द्वारा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का जो है यानी नीति का पालन किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? बताना है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का जो है पर्चा प्रकाशित किया था? तो ये पर्चा जो प्रकाशित किया था तो ये हो जाएगा अमृत डांगे के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? ध्यान रखिएगा 1921 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी थे? तो बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो कौन थे? तो ये हो जाएगा माउंटबेटन। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है, भारत की स्वतंत्रता से जून 1848 तक भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल यानी माउंटबेटन बना। उसके बाद जो है यानी भारत का एकमात्र यानी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जो कि भारतीय थे, यानी पहले भारतीय हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जिस संगठन की स्थापना की गई थी 1939 में, उसका नाम बताना है। कौन सा संगठन था? तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किया गया था 1939 में, जो कि त्रिपुरी संकट के बाद जो है इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन यानी जो है HSRA की स्थापना जो है कब की गई? इसकी स्थापना हो जाएगा 1928 को इसकी स्थापना किया गया। और वही कहेगा यानी HRA यानी हो जाएगा हिंदुस्तान जो है यानी रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हो जाएगा यानी 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और HSRA का 1928 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1904 में BD सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई थी? जो 1904 में अभिनव भारत की शुरुआत की गई तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये हो जाएगा नासिक में जो है इसकी शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा यही अभिनव भारत है जो पहले जो है मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो बताइए कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से की तो किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा GK गोखले के द्वारा किया गया। और जो करजन है इसका कार्यकाल कहेगा तो 1899 से यानी 1905 ईस्वी तक जो इसका कार्यकाल था, किसका? करजन का। तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है इसकी तुलना औरंगजेब से किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की? तो ये किया गया है, किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1897 ईस्वी में दामोदर चापेकर एवं बाल कृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की थी, जिसकी तुलना जो है बाद में बाल गंगाधर तिलक ने जो है अफजल यानी शिवाजी द्वारा जो अफजल खां की हत्या से किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस जो है मनाया गया, ये कब मनाया गया था? ये हो जाएगा 23 मार्च 1943 ईस्वी को पाकिस्तान दिवस जो है मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया? जो लाल कुर्ती आंदोलन जो चलाया गया ये किस आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि यह किसने कहा था कि
यानी घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम था, यानी क्या था? यानी खिलाफत आंदोलन का एक जो प्रमुख परिणाम था, कौन सा परिणाम था? तो ये हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता जो है बढ़ी, यही इसका जो है प्रमुख परिणाम था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है कहा गया था कि कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसे जो है समाप्त कर देना चाहिए, इन्हें भंग करके जो है यानी लोक सेवा संघ के रूप में उसे विकसित करने का निश्चय करती है, यानी जो इसे गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि इसमें से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखना है। पहला अभिनव भारत, तो इसका हो जाएगा बी.डी. सावरकर, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुशीलन समिति, तो अरविंद घोष, ये भी जो है सही है। और तीसरा ऑप्शन है गदर पार्टी, तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, तो ये भी जो है सही है। और इसलिए सभी सही है, इनमें से कोई जो है गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है? बताना है कि किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है। ये जो मिलता है तो हो जाएगा किसमें? अभिधम्म पिटक में मिलता है, दार्शनिक चिंतक हो जाएगा अभिधम्म पिटक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरुस्त? किस शासक के लिए कहा था? तो ये हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक के लिए जो है कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो बताइए कि हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कहेगा तो ये कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन जो तुगलक है, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? बताइए औरंगजेब के समय यानी किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो अकबर का जो मकबरा को लूटा गया था ये राजा राम के द्वारा जो है लूटा गया था। आगे है कि हड़प्पा की मुहरों में निम्नलिखित में से यानी किसका चित्रण नहीं मिलता है? बताना है कि हड़प्पा के मुहरों में यानी किसका चित्रण जो है नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा जो घोड़ा है इसका चित्रण जो है इसमें नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस वेद में परीक्षित यानी जो है कुंवरों को जो कुरुओं का राजा कहा गया है? यानी बताना है किस वेद में परीक्षित जो है को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो कुरुओं का जो राजा कहा गया है तो ये कौन हो जाएगा? तो यानी अथर्ववेद में जो है कुरुओं का राजा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व जो है नहीं था? तो बताना है मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व जो है नहीं था? तो किसका अस्तित्व नहीं था? ये जो ब्राह्मण है इसका अस्तित्व नहीं था। ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। तो इसमें से 7 वर्ग कौन कौन है? जिसमें था दार्शनिक हो जाएगा, उसके बाद किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और यानी सभासद, यानी यही 7 गो जो है यानी वर्ग में मतलब बांटा गया था भारतीय समाज को मेगास्थनीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था? जो मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित जो तीर्थ था ये कितने प्रकार का होता था? तो ये हो जाएगा यानी 18 प्रकार का ये होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। पहला पुस्तक है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम।
तो इसका लेखक कहेगा संजीव सन्याल, तो बिल्कुल जो है सही है, संजीव सन्याल के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसका लेखक मेघनाद देसाई, तो ये भी जो है सही है। और तीसरा है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसका रचनाकार यानी जो है रचना बिष्ट रावत, ये भी सही है। यानी तीनों जो इसमें सही है, कोई जो है इनमें से गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से जो है यानी कोई जो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मैनुएला रोकाबोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बताना है कि मैनुएला रोकाबोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा यानी इक्वेटोरियल गिनी का जो है इसे बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा ये स्लोवेनिया जो है यहाँ का भी अभी जो है यानी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, जिसका नाम है नताशा पार्क मूसर। ध्यान रखिएगा स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति है नताशा पार्क मूसर। और जो है और पेरू का भी बना है, तो पेरू का कहेगा यहाँ का जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे, ये भी बनी है पेरू की। कौन, तो डीना बोलुआर्टे हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और जो इटली है यहाँ का भी बना है, तो इटली का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी, तो ध्यान रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला यानी ग्रह बन गया है। तो बताना है कि सर्वाधिक जो है चंद्रमाओं वाला ग्रह जो है बन गया है, तो कौन हो जाएगा, तो ये बृहस्पति हो गया। इसी का जो 12 को खोजा गया, तो टोटल जो है इसका उपग्रह की संख्या कहेगा तो 92 अभी हो गया है, जो सर्वाधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का जो है आयोजन किया गया। तो बताना है कि जो धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया, तो ये हो जाएगा किन दो देशों के बीच में किया गया है, तो ये हो जाएगा भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। बताना है कि हाल ही में आयोजित जो है 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है किसके द्वारा जीता गया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो बताना है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम की जो है शास्त्रीय जो है ये नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37 कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो है कब की गई थी। तो बताना है जो भारतमाला परियोजना है इसकी शुरुआत जो की गई है कब की गई है, तो ये हो जाएगा 2017 में इसकी शुरुआत की गई है। और ध्यान रखिएगा इस जो है परियोजना की लंबाई कहेगा कितनी है, तो लगभग जो है 26,000 किलोमीटर लंबे ये जो है आर्थिक गलियारा का विकास जो करने के लिए 25 अक्टूबर 2017 को यानी इसकी जो है यानी आधारशिला रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम बताना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, उसके बाद बताना, उसके बाद बताना है। तो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है ये होता है यूपी का, तो यूपी का ऑप्शन में नहीं है, यूपी के बाद महाराष्ट्र होता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। तो किस तरह में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम जो है बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है। बताना कि उस पुस्तक एवं उनके लेखकों में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है।
पहला है रसखान, रसखान के द्वारा लिखा गया पुस्तक हो जाएगा प्रेम वाटिका। तो बिल्कुल जो है ये सही है, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रेम वाटिका सही है। और फिरदौसी, तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया है, तो ये भी जो है सही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यानी हंगरी स्टोन लिखा गया है, तो ये भी सही है, ए बी सी ये सही है। बाकी जो अमृता जो प्रीतम है इसके द्वारा आंसू जो है ये गलत हो जाएगा, यानी आंसू जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो किसी ऑप्शन नहीं है इसका, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। यही कह कौन सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। बताना कि किस जो है देश का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल नहीं है। तो किसका फुटबॉल नहीं है, तो ये हो जाएगा मलेशिया। इस मलेशिया का जो है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है ये हो जाएगा बैडमिंटन जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और ध्यान रखिएगा अपने पड़ोसी जो है देश है उन लोगों का भी राष्ट्रीय खेल के बारे में ध्यान रखिएगा, वो सब पूछा जाएगा। जैसे पूछ जाएगा भूटान, भूटान का कहेगा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वहाँ का हो जाएगा तीरंदाजी हो जाएगा। और जापान का कहेगा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यहाँ का जूडो हो जाएगा। वही अगर यूएसए का कहेगा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वहाँ का बेसबॉल हो जाएगा। वही भारत का कहेगा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था। तो बताना है जो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम है ये पहली बार जो है कब लागू किया गया था। तो ये पहली बार जो लागू किया गया था 1954 में जो है पहली बार इसे लागू किया। 54 मतलब जो है पहली बार लागू किया गया था 1954 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि यूरोपियन कमीशन की मुख्यालय कहाँ है। बताना है जो यूरोपीय जो कमीशन है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, किसका, यूरोपियन कमीशन का। और ये लग्जमबर्ग जो है लग्जमबर्ग में यूरोपियन जो है यानी इसका जो है पार्लियामेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यूरोपियन जो पार्लियामेंट कहेगा कहाँ है, तो लग्जमबर्ग में है। और वही कहेगा यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी जो अब तक जो है रेड क्रॉस को कितनी बार जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है दिया गया है, तो ये दिया गया है 3 बार दिया गया है। कब कब दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पहली बार 1917 को दिया गया, उसके बाद दिया गया था 1944 को दिया गया, फिर दिया गया 1963 को दिया गया। ये 3 बार जो है दिया गया है। और कहेगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1863 को हुई है, इसे ध्यान रखेगा। और इसका जो है यानी कहेगा रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को रेड क्रॉस जो है दिवस जो है मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि मांडवी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ये मांडवी झागोर नृत्य का संबंध जो है ये किस राज्य से है, तो ये हो जाएगा गोवा से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मांडवी नदी भी जो है गोवा में एक बहती है, तो मांडवी झागोर और नृत्य का संबंध जो है ये सब हो जाएगा गोवा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताना है जो बीसी रॉय पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि पौधे जो यानी नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। यानी जो पौधा नमकीन क्षेत्र में उगता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा हेलोफाइटा जो है उसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है। यानी कौन सा प्लांट जो है फाइबर तने से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन के अनुसार बताना है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी सन हेम्प। ध्यान रखिएगा ये सन हेम्प जो है यानी फलीदार परिवार का एक पौधा है। यह मुख्य रूप से अपने मजबूत एवं टिकाऊ रेशे के लिए जो है आयात यानी मतलब जो है उगाया जाता है, जो पौधे के तने से
प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि एंथ्रेक्स रोग ये किसके कारण होता है। जो एंथ्रेक्स रोग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा जीवाणु के कारण जो है एंथ्रेक्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। बताइए जो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो किसके द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है। जो रक्त का तरल घटक है इसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिकाएं यानी साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो बताना है कि जो न्यूरॉन का यानी कौन सा भाग जो है कोशिका साइटोन के यानी दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा एक्सॉन, ध्यान रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग यानी सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, तो ये हो जाएगा यानी मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा यही मेडुला ऑब्लंगेटा है जो कि अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वसन, दिल की धड़कन, रक्तचाप और छींकने, खांसने, निगलने जैसी जो है यानी सजग को नियंत्रित करने में भी जो है मदद करता है। कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 53 है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। जो BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, ये हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग की रोकथाम के लिए जो है BCG यानी बेसिलस कॉलमेटिक यूरिन जो इसका फॉर्मूला होता है। और क्षय रोग मतलब इसको जो है TB के नाम से जाना जाता है। और ये जो TB है यानी क्षय रोग है किसको प्रभावित करता है, तो ये जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। जो सौर ऊर्जा है ये ATP में बदलती है, तो बताइए किसमें जो है यानी ये ATP में बदलेगा, तो ये हो जाएगा जो क्लोरोप्लास्ट है इसी में जो है यानी सौर ऊर्जा जो है ATP में बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है 1.403 किलो ओम मीटर है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या है, तो इसका जो समांतर श्रेणी वाला प्रतिरोध है इसका फार्मूला होता है यानी R जो है नेट बराबर जो है 1/R1 + 1/R2 होता है। तो यहाँ पे यानी R नेट का मान दिया हुआ है कितना जो है इसका मान दिया हुआ है 1/1.043 दिया हुआ है बराबर 1/1 का मान दिया हुआ है 2 यानी R1 का मान दिया हुआ है प्लस जो R2 हमको निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा यानी 1/R2 बराबर 1 टोटल दिया हुआ 1.403 दिया हुआ है, तो R1 उधर चलाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका LCM लेकर के सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका जो है यानी D नंबर जो है आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, 55 का जो है D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बताना है कि कौन जो है इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है यानी कैन को क्रश करना यानी कैन को कुचलना। क्या ये पहला जो है यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो बिल्कुल जो यही भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाने के बाद फिर दूसरी अवस्था से पहले यानी अपने मूल अवस्था में इसको जो है ला सकते हैं, तो वही जो है भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे यानी पानी से जो है बर्फ़ बनना फिर बर्फ़ से जो है पानी बनाना, वो क्या हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाने के बाद जो है उसको फिर जो है दूसरे से मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो वो क्या है रासायनिक परिवर्तन है। तो इसलिए जो है B नंबर भोजन का पचना, बेकिंग सोडा और सिरके का मिश्रण और मोमबत्ती का जलना, ये सब जो है भौतिक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बताना है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बल लगेगा किसी वस्तु पर, उसको मापने के लिए कमानीदार जो तुला है यानी स्प्रिंग जो है बैलेंस है, इससे जो है वस्तु का भार को मापा जाता है, यानी एक प्रकार का ये जो है तराजू है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी अमीटर है, इससे जो विद्युत धारा को मापा जाता है। बैरोमीटर है, इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है। यानी सेल्सियस को जो है केल्विन में बदलने का सूत्र कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 58 का जो है यानी 1 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी के बराबर सी 273.15 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा केल्विन निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो बताना है कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी संभव है तो ये हो जाएगा कौन सा, ये प्रिज्म के द्वारा ही जो है प्रकाश को वर्ण विक्षेपित किया जाता है। यानी जो है इसको जो 7 जो रंग होता है प्रकाश में वो सब जो है इसमें से यानी टूट के अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है। बताइए जो तापमान है ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है। तो ये जो प्रभावित होता है यानी तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति जो है वो भी जो है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से यानी कैसे भिन्न है। बताना है एक फ्लोरोसेंट जो लैंप है एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है कि एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, जबकि एक हैलोजन लैंप यानी एक फिलामेंट का उपयोग करता है। बिल्कुल ये ऑप्शन जो है सही है। दूसरा है कि एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक जो है कुशल है। तो ये भी जो है यानी सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि गर्म करने पर यानी एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। बताइए कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। यानी इसका प्रतिरोध जो है यानी ये क्या हो जाएगा, घटता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अर्धचालक के अंतर्गत कौन कौन आता है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कैडमियम है, ये सब क्या होता है, ये सब अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकाश का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। बताइए कि एक ही प्रकार जो परमाणु है यानी परमाणु है एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है। तो ये जो मिलता है तो ये हो जाएगा प्राकृतिक जो तत्व है यानी इसमें जो एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए यानी इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। तो कौन सा रसायन हो जाएगा, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट को जो है यूज किया जाता है, यानी CuSO4 का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है ये किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा यानी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जो है जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है। तो बताइए कौन सी धातु है जो अन्य धातुओं के साथ एक संलयन जो है बनाती है। तो कौन बनाती है, तो ये हो जाएगा पारा के द्वारा जो है बनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। बताइए कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो है कौन हो जाएगा। तो एक इसमें हो जाएगा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यानी यूरिया का जो सूत्र होता है फार्मूला होता है NH2 होता है CO फिर NH यानी जो है NH जो है 2 हो जाएगा। यानी NHCONH2 जो है ये यूरिया का जो है सूत्र होता है। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, कार्बन ऑक्सीजन आ गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि मिथाइल ऑक्जेलेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है। तो मिथाइल जो ऑक्जेलेट है इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस में जो है नहीं किया जाता है। तो ये जो शराब उद्योग में यानी पेय पदार्थ के रूप में इसको नहीं किया जाता है, यानी शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है। और आगे है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। बताइए कि जो है न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है किस में होती है। तो ये हो जाएगा यानी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या जो है सर्वाधिक हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो ऑक्सीजन है इसका जो है यानी कहेगा परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक इसका जो है 8 होता है। तो 8 हो जाएगा, तो 8 इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 प्रोटॉन हो जाएगा, 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। और बाकी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, इसका होता है 7 होता है। तो 7 परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉन की संख्या 7 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी संख्या 7 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा 8 है, और बोरॉन का परमाणु क्रमांक जो है 5 होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि गैस बिल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा गैस यानी प्रयोग किया जाता है। बताइए कि गैस वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत के संविधान के यानी ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। बताइए कि भारत के संविधान में इनके ऊपर जो है सबसे अधिक जो प्रभाव देखा गया है तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है प्रभाव जो है सबसे अधिक है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। यानी जो है न्यायिक समीक्षा की धारणा जो लिया गया है हमारे देश में कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा यूएसए के संविधान से जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को यानी सुनिश्चित किया गया है। बताइए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसी में जो है इसको सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत के उपराष्ट्रपति होता है। तो बताइए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये कौन होता है। तो ये हो जाएगा राज्यसभा का पदेन जो है अध्यक्ष होता है। तो बिल्कुल इस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को, भारतीय संसद के यानी उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वो कौन होता है, तो वो हो जाएगा राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है। वही निम्न सदन की बात किया जाए तो जो यानी लोकसभा है वो निम्न सदन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी भारत शासन अधिनियम जो 1919 था यानी इसी के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है वर्ष 1921 में किया गया। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो बताइए भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक जो अधिकार है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है जीवन का एक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो बताइए ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा था तो किसके द्वारा कहा गया था, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देने चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको जो है संबोधित करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो किसको त्यागपत्र देगा, तो वो हो जाएगा उपाध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र देगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यानी राज्यसभा अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए जो है न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा
30 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाया जा सकती है? तो बताइए कि भारतीय संविधान में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाए जा सकती है? तो बुलाया जा सकता है तो ये हो जाएगा यानी साधारण विधेयक पर ही जो है यानी बुलाया जाता है। और अब तक जो है यानी जो संयुक्त अधिवेशन है 3 बार जो है अब तक बुलाया जा चुका है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? यानी जो बिहार जो पंचायती राज अधिनियम है इसमें ग्राम पंचायतों की जो अवधि है 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता है। तो 5 वर्ष काउंट किया जाता है कैसे? तो ये हो जाएगा यानी पंचायत की पहली बैठक की जो है तिथि से ही इसकी गणना जो है होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये पहले जो भारतीय है ये हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी जो है ये पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो बताइए कौन हो जाएगा? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 153 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? बताइए कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके मंडल में कौन कौन होता है? तो हो जाएगा संसद के सभी सदस्य जो है इसमें शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 86 है कि उत्तरीय क्षेत्र परिषद का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में जो है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हो जाएगा। और अगला है कि लाल और पीली मृदा निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की जो है कमी पाई जाती है? यानी लाल हो जाएगा पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो कमी जो पाई जाती है तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है, फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है और ह्यूमस का भी कमी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन जो है पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? यानी जब भूमध्य रेखा को यानी दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जाना जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा यह घटना जो फेरल के नियम से प्रभावित है कि फेरल का नियम कहता है कि यदि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवन जो है अपनी बाईं ओर मुड़ती है। फेरल का नियम कहता है कि जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में है अपनी बाईं ओर मुड़ेगी। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताना है कि भारतीय जो है जलवायु के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है? तो ये हो जाएगा यानी जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जो है यानी जो है जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। जो जेट स्ट्रीम जो होता है यानी ठंडे के टाइम में जनवरी के महीने में जो है इसे देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है कि रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? बताना जो रबी की फसल है यानी गेहूं इससे संबंधित जो कौन सा कथन है? पहला कथन है कि गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक जो है वर्षा जो है लगभग जो है 50 से 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल सही है। वार्षिक जो वर्षा है 50 से 75 सेंटीमीटर की इसमें ज़रूरत होती है। उसके बाद आगे है कि गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई के वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से यानी 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल ये भी जो है सही है। और तीसरा है
कि हरित क्रांति के पश्चात गेहूं का उत्पादन तथा उत्पादकता यानी में वृद्धि हुई। उत्पादकता मतलब जो प्रति हेक्टेयर में जितना अधिक उत्पादन होता है उसे उत्पादकता कहा जाता है। इसमें भी वृद्धि हुआ है तो ये भी सही है। और चौथा है कल्याण, सोना, अर्जुन आदि जो गेहूं की प्रमुख जो है किस्में हैं तो ये भी जो है सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका यानी डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है कि लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है। बताइए जो लेटराइट मृदा है इसमें किसकी जो है प्रचुरता होती है। तो इसमें जो प्रचुरता पाया जाता है तो ये हो जाएगा लोहा की जो प्रचुरता पाई जाती है। अगला है कि मंगोलॉयड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास यानी करती है। तो मंगोलॉयड जो प्रजाति है ये किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ये जो निवास करती है तो ये हो जाएगा यानी लद्दाख में भी निवास करती है, उत्तर पूर्व राज्य में भी और सिक्किम में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यून वर्षा वाले क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। यानी जो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र है इनमें से कौन सा जो है शामिल नहीं है। तो बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो ये जो मणिपुर है ये न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं आता है तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्कन का पठार ये सब जो एरिया है ये सब जो है न्यून वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि यहाँ जो वर्षा जो है कम होती है यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच जो है यहाँ पे बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 94 है कि लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए कि लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो इसका औसत तापमान जो है कितनी डिग्री सेल्सियस है। तो इसका हो जाएगा 27 डिग्री जो है सेल्सियस यानी इसका हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 95 है कि कोको स्टेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बताइए जो कोको स्टेट है ये कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है तो ये हो जाएगा यानी कोको स्टेट जो है यानी ये है कहाँ पे, उत्तर जो है यानी अंडमान में है। यानी उत्तरी अंडमान में जो है कोको स्टेट है। तो उत्तरी अंडमान किसी ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में होता है। यानी वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है मैदानी क्षेत्र में होता है। तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गोमती नदी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये हो जाएगा यानी जो पीलीभीत है, पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश से जो है इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है। यानी विष्णु प्रयाग के निकट जो है अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है। तो उसका नाम बताना कौन कौन हो जाएगा। तो वो हो जाएगा यानी जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों जो आपस में जो है मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो सांगपो जो है के नाम से किस नदी को जाना जाता है, यानी तिब्बत में जो है उस नदी को सांगपो कहा जाता है, वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये माउंट हैरियट जो है तो ये हो जाएगा यानी कहाँ पे, ये दक्षिणी अंडमान में हैरियट स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। वही कहेगा यानी उत्तरी अंडमान में कौन कौन है, उत्तरी अंडमान में है आपका सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, कोको पीक कोको जो है चैनल है वो भी उत्तरी अंडमान है, यानी उत्तरी अंडमान में हो जाएगा कोको चैनल और सैंडल पीक। और वही कहेगा माउंट जो हैरियट है दक्षिणी अंडमान में, और जो है माउंट अगर थुलियर कहेगा तो ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है कि बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बताइए जो बांगर है इसके बारे में बताना है कौन सा कथन जो है गलत है। तो ये जो है यानी हो जाएगा ये
नवीन मृदा होती है। गलत है, ये नवीन मृदा नहीं होता है। नवीन मृदा जो होता है उसको कहते हैं खादर के नाम से जाना जाता है। तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा हो जाएगा जिसको बांगर के नाम से जाना जाता है। तो यही 100 क्वेश्चन था एडिटोरियल पब्लिकेशन का। तो आप सबका जो है कितना स्कोर आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें जो हो सकता है थोड़ा कम भी नंबर आए तो जो है घबराने की जो है कोई बात नहीं है। तो अपना स्कोर जो है ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। और बाकी इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। बाकी जो इसमें मैथ रीजनिंग का जो प्रश्न है उसको भी आप लोग बना सकते हैं। थैंक यू गाइस।